हाय बच्चों, मैं एसके सलव आप सब बच्चों का अपने इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑप्टिक्स यानी लाइट चैप्टर का लेंस और लेंस में प्रकाश का अपवर्तन यानी लेंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे निश्चित रूप से देख लीजिए, जिसमें हम लोग मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लेन मिरर हो या फिर जो है क्या कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उसके रूल्स भी पढ़े हैं, वो सब देख लेंगे आप। पिछले वीडियो की बात है। आज हम लोग का टॉपिक है लेंस। इस लेंस में सबसे पहले हम लेंस को दो भागों में बांट दिए हैं। इसकी कोई भी विशेष बात हम लोग की होगी उससे पहले हम लोग देखते हैं लेंस को पहले दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसको उत्तल लेंस बोलेंगे, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस जिसको हम लोग अवतल लेंस बोलेंगे। याद रखिए, जो उत्तल लेंस है उसी को आप अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और जो अवतल लेंस होता है उसी को आप अपसारी लेंस भी बोलते हैं, डायवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो लेंस होता है वो क्या होता है, जिसे मान लीजिए कि यह देखिए कि इस टाइप से हमने एक सर्किल लिया, ठीक है, और फिर एक सर्किल को हमने इस तरह से लिया। ध्यान दीजिए, जब इस सर्किल को हम खींच रहे थे तो निश्चित रूप से जब भी इस सर्किल को बनाएंगे तो इसका एक सेंटर होगा जहां से हम इस सर्किल की रचना करेंगे, और जब इस सर्किल को खींचेंगे तो इसका भी एक सेंटर होगा जहां से हम इस सर्किल की रचना करेंगे। जब दोनों एक दूसरे को जहां काट दिया है, देखिए ये पार्ट और जो ये पार्ट है, ठीक है, तो ये किस टाइप से बना है, ये जो आकृति आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं उत्तल लेंस। और ये जो है आपका, आप जानते हैं ये आपका वक्रता त्रिज्या है यानी C1। ये दूसरा पार्ट है इसलिए इसको C2 नाम देंगे, और यहां से यहां पे इसको मिला सकते हैं, यहां से यहां मिलाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बीच वाला पार्ट P होगा तो P और C के बीच में F हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा अलग करके लिख देते हैं। अगर आप इसको ऐसे बना देंगे, देखिए P हो जाएगा, यहां पर C1 और ये हो गया C2, और यहां F1 हो गया और ये हो गया F2, यानी ये आपका हो गया मुख्य फोकस है। अब आप देखिएगा ये परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह का मतलब है कि लेंस में खासियत होता है कि जिधर भाग मोटा होता है, मतलब जो भाग मोटा होता है उस भाग की ओर देखिएगा। जैसे कि अगर हम प्रकाश को इस पर ऐसे आपतित होने देंगे, अगर प्रकाश इस पर आपतित होगा तो ये निश्चित रूप से अब अपवर्तित हो जाएगा, मतलब R से पार हो जाएगा, क्योंकि लेंस है तो, और कांच है, लेंस है, कांच का लेंस है, तो ये R से पार हो जाएगा। दृढ़ सरफेस नहीं है कि दर्पण की तरफ टकरा के वापस आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या है, R से पार होगा था। R से पार होगा तो यहां देखिए इसको ऐसे चले जाना चाहिए था प्रकाश को, तो ये प्रकाश सीधे न जाकर के क्या करेगा कि जो पार्ट मोटा होता है, लेंस का जिधर भाग मोटा होगा वो उस दिशा की ओर मुड़ जाएगा, ऐसे उसी दिशा की ओर भागेगा जिधर वह मोटा होगा। बात समझ गए? तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण माने आने वाली किरण। इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण यानी जो किरण कांच में घुस के निकल गया बाहर, उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, या इंग्लिश में बोलेंगे आप उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे आप उसको।
ठीक है, अपवर्तित किरण हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि उत्तल लेंस किस प्रकार की आकृति होती है। दूसरा हम लोग अवतल को देख लेते हैं। अवतल में देखिए बच्चों क्या होता है, इसको अभी आपको एक चीज और बता दें कि आखिर इसको अभिसारी ही लेंस क्यों कहा जाता है। अभिसारी यानी कन्वर्जिंग माने होता है कि प्रत्येक किरण को एक पॉइंट पर ला देना। तो ध्यान से देखिए कि जब ये आपका उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस से जब आप प्रकाश को, बहुत सारे प्रकाश को गुजारते हैं, इस तरह से गुजारेंगे, इस तरह से गुजार रहे हैं, तो देख लीजिए ये सभी प्रकाश क्या होगा, ये सभी एक जगह ऐसे हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से जब हो जाएगा तो इसीलिए क्या बोलेंगे हम इसको अभिसारी लेंस, यानी कि यह लेंस प्रकाश को एक केंद्र पर ला देता है, प्रकाश को एक केंद्र पर या एक सेंटर पर ला देता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। किसको? उत्तल लेंस को। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कॉन्केव लेंस। जैसा हम लोगों ने देखा कि दो आकृति लेकर के हम लोगों ने एक उत्तल लेंस का निर्माण किया था, उसी तरह से दो आकृति लीजिए सर्किल की तरह। देखिए दो आकृति ले लीजिए, इन दोनों आकृति में इसको मिला लीजिए और इसको मिला लीजिए इस तरह से। देखिए ये जो आप आकृति देख रहे हैं, ये पार्ट, यही है आपका ये वाला लेंस यानी अवतल लेंस। जब इस सर्किल को खींचेंगे तो यहाँ भी C1 होगा, वक्रता केंद्र होगा, इसका भी वक्रता केंद्र होगा और इसका भी वक्रता केंद्र होगा। और जब यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो पोल जो है, ये जो आपका पोल है, तो पोल और वक्रता केंद्र के बीच में क्या हो गया? फोकस। और यहाँ भी फोकस। तो FC1 है तो इसको F1 कर दीजिए और F2 कर दीजिए। यही वजह होता है कि चूंकि लेंस दो गोलाकार वस्तु का एक भाग होता है, इसीलिए इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं तो दो मुख्य फोकस होते हैं, यानी इसके दो सरफेस होते हैं। एक तरफ से किरण पास करेगा तो दूसरी तरफ से किरण निकल जाएगा। अब आप देखिए बच्चों क्या होता है। अब आप इसको बना सकते हैं इस तरह से, बाहर करके इसको बना दीजिए। देखिए अभी हमने कहा कि लेंस में खासियत होता है कि प्रकाश मोटा भाग की तरफ चलता है, जैसे ये भाग पतला है और ये दोनों भाग मोटा है। तो जब प्रकाश को हम गुजारेंगे यानी आपतित होने देंगे, आपतित, और इधर से भी आप इसको आपतित होने देंगे, तो ये मोटा भाग की ओर घूमेगा, जबकि इसको ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाके ये ऐसे चला जाएगा। ये क्या करेगा? ऐसे चला जाएगा, यानी प्रकाश छितर जाएगा, फैल जाएगा। इसीलिए इसको आप डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को बिखेर देता है, बांट देता है, इसको चारों तरफ फैला देता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये हमने बताया आपको। F2 लिख लीजिए यहाँ पर और C2। ये हमने एक आकृति दिया कि किस प्रकार का उत्तल लेंस होता है और किस प्रकार का अवतल लेंस होता है। क्यों इसको अपसारी लेंस बोलेंगे और क्यों इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें आकृति किस प्रकार की बनती है और कैसे बनती है। तो जैसा कि एग्जाम में भी पूछता ही है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण नहीं लेंस में किस प्रकार से आकृति बनती है। पहले हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं।
आप यहां हेडिंग बना लीजिए, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। देखिए उत्तल लेंस में आप कैसे प्रतिबिंब को बनने देंगे। देखिए सबसे पहले देखिए कि ये आपका लेंस हो गया और यहां से आप यहां से यहां खींच दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका पोल हो गया, ये आपका C1 हो गया, ये आपका F1 हो गया और ये आपका F2 हो जाएगा, ये आपका C2 हो गया। यहाँ आप अनंत समझ लीजिए, यहाँ क्या मानिएगा, अनंत मान लीजिए, अनंत मानिए, यहाँ भी आप अनंत मान लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे आप कि जब कोई वस्तु को आप यहां रखते हैं अनंत पर, या तो एक बार अनंत पर रख सकते हैं, ये याद रखिएगा वस्तु है, ठीक है, अनंत पर रख सकते हैं, या अनंत और C1 के पास रखिएगा, या फिर C1 पे रखेंगे आप, या फिर आप इन दोनों के बीच में रखेंगे, या तो इन दोनों के बीच में रखेंगे, या फिर आप यहां रखेंगे। तो इसका प्रतिबिंब जो है नीचे की ओर बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ध्यान रखिए, जैसे हम लोग याद होगा कि 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर करेंगे, तो इसका यहां बनेगा आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। इसको आप ऊपर लिख लीजिए, तब बढ़िया हो जाएगा C2। तो सबसे पहले देखिए कि ये बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जब अनंत पर रहेगा तो यहां बनेगा F1 पर, यानी इसको 1 नाम दीजिए, यानी 1 वाला वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां। थोड़ा सा हम लिख देते हैं, यहां बनेगा 1। उसके बाद जैसे जैसे आगे जाते जाएगा वैसे वैसे वस्तु क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ये बनेगा 2। फिर C1 पर जब वस्तु रहेगा तो इसका बनेगा C2 पर, यानी 3। उसके बाद C1 और F1 पर जब वस्तु रहेगा तो C2 और अनंत के बीच बनेगा। देखिए जैसे जैसे जाते जाएगा तो वस्तु बढ़, यहाँ तो वस्तु सब समान आकार का है, लेकिन जैसे जैसे प्रतिबिंब बन रहा है तो वो क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। और फिर जो 5वां है वो अनंत पर बनेगा और वो बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 नंबर। तो आपने देखा कि जब कोई भी प्रतिबिंब दर्पण या लेंस के दूसरे तरफ बनना है, यहाँ क्या है, इसके दूसरे तरफ बनना है, तो दूसरे तरफ बनना चाहिए, किरण तो R से पार हो रहा है, तो ये वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। इधर वाला जितना भी प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब वास्तविक होगा और उल्टा होगा तो देख लीजिए क्या होगा कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर, लेंस के मुख्य फोकस पर बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा, बिंदु के समान होगा। लेकिन जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, इसके दूसरे वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। लेकिन फिर जब पहला वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाएगा तो दूसरे वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ये दोनों C1 बराबर C2, यानी प्रतिबिंब वस्तु के समान होगा, वस्तु के समान होगा। ध्यान रखिएगा, C1 पर जब कोई वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब C2 पर बनेगा, लेकिन ये पार्ट जो है ये इसके समान हो जाएगा। उसके बाद जब प्रतिबिंब, जब वस्तु को C1 और F1 पर रखेंगे यानी 4 नंबर पर, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा C2 और अनंत पर बनेगा, जो वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। उसके बाद जब F1 पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। बात समझ गए? इस तरह से अब आप इसको समझ गए होंगे, तो निश्चित रूप से आप इसको नोट भी कर लीजिए, बहुत जरूरी होता है इसको पढ़ना भी। चलिए फिर हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं
अब देखिए अवतल लेंस, अवतल लेंस में देखिए इसमें ज्यादा, इसमें उतना नहीं है, इसमें बस एक दो चीज है, उसी से हम लोग समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या होता है, ठीक है ना। देखिए अवतल लेंस अगर आपके पास दिया हो, ध्यान से देखिए, और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। अगर अनंत से कोई प्रकाश किरण चल रही है तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ये ऐसे मुड़ जाएगी, जबकि इसको कहाँ चल जाना था, सीधा चल जाना था। तो देखिएगा कि ये वाला जो है ये काल्पनिक पार्ट ऐसे ऐसे कहाँ बनेगा, F1 पर, F1 यहाँ F2 है, याद रखिए यहाँ C1 है और यहाँ C2 है। वस्तु कहाँ है, वस्तु है अनंत पर, वस्तु कहाँ है अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। और क्या होगा, काल्पनिक होगा, वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। क्यों होगा काल्पनिक, क्योंकि ये प्रकाश टकरा नहीं रही है, ये तो बाहर पास कर जा रही है, लेकिन इसका प्रतीत होगा बनता हुआ यहाँ पर, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, यह मुख्य फोकस पर बनेगा इसका, ठीक है ना। और ये क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा, वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तथा सीधा होता है। चलिए बच्चों, इस तरह से हमने इसमें भी देख लिया कि अवतल लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब को बनाएंगे। आगे देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं अब अपवर्तन का नियम क्या चीज है। यहां देखिए अपवर्तन का नियम का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरेगी, कोई भी माध्यम, चाहे वो सघन हो या विरल। ध्यान देखिए क्या होता है माध्यम, पहले माध्यम को समझिए, माध्यम यानी मीडियम को समझिए। मान लीजिए ये कांच है, ये क्या है, कांच है, ये है कांच, ठीक है, और ये है हवा। तो कांच चूंकि ठोस होता है हवा की तुलना में, तो इसको सघन माध्यम बोलेंगे, सघन माध्यम। और हवा क्या होगा, वो तो इसके तुलना में हल्का होगा, इसका डेंसिटी कम होगा, इसको बोलेंगे विरल। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो क्या होगा, सघन, और जिसका डेंसिटी कम है वो क्या हो जाएगा, विरल। उसी तरह से अगर यहाँ पर हम पानी ले लें, पानी ले लीजिए, ये मान लीजिए पानी है, और यहाँ पर कांच ले लीजिए, यहाँ क्या ले लीजिए, कांच, तो देखिएगा यहाँ पानी विरल हो जाएगा और कांच क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर हम हवा के साथ यहाँ पानी ले लेते हैं, पानी ले लेंगे और यहाँ क्या है, हवा, तो हवा हो जाएगा विरल और पानी क्या हो जाएगा, सघन। क्योंकि दो माध्यम से जब प्रकाश गुजरेगी तो किस प्रकार से जो है घटनाएं करेगी, क्या वहां पर कंडीशन प्राप्त होता है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले मीडियन आप समझ लीजिए क्या है, सघन और विरल, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग वहां देखते हैं। इसमें देखिए क्या है कि अपवर्तन का जो नियम है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को जब देखेंगे तो हम दो तरह की चीज देखते हैं। ध्यान से देखिए, हमने एक ये जो लाइन है, ये लाइन दो माध्यम को बांट रहा है, एक ऊपर अलग माध्यम है और नीचे एक अलग माध्यम है। ऊपर जो माध्यम है वो विरल है, विरल है, रेयर मीडियन हो गया, और निचला जो है वो डेंजर मीडियन है, यानी सघन है। तो याद रखिए कि जब भी प्रकाश विरल से सघन में घुसेगी, विरल से सघन में घुसेगी, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ये क्या है, अभिलंब, नॉर्मल है।
तो जब प्रकाश जा रही है तो इसको सीधे चल जाना चाहिए था, लेकिन सीधे न जाकर के ये ऐसे मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तब पास होगी। कब? जब विरल से सघन में जाएगी तब। याद रखिएगा कि जब विरल से सघन में जाएगी तो किरण किधर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, उसमें ये सघन है और ये विरल है। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो यह अभिलंब से दूर भागेगी इस तरह से। यहाँ क्या होगा? ये पास आ रही है, यहाँ दूर भाग रही है। तो यहाँ पर इसका मान I होता है और इसका मान R होता है। इसका मान I होगा और इसका मान R होगा। इसमें कंडीशन है, चिंता मत करिए, हम लोग कंडीशन भी देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जब विरल से सघन में जाएगी तो जो अपवर्तित किरण होगा, यानी कि वह किरण जो माध्यम को पास करते हुए गुजरेगी, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी अभिलंब की तरफ घूमेगी। और जब सघन से विरल की ओर जाएगी, सघन से विरल की ओर जाएगी, तो वो अभिलंब से दूर भागेगी। आप इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कांच है, ठीक है, ये एक कांच है। तो जब आप यहां से प्रकाश को गुजारे तो इस प्रकाश का अवरोध पैदा करने वाला तो था नहीं, तो ये नॉर्मली आया और सघन में क्या हुआ कि वो अपने पथ से विचलित हो गया। तो विचलित होगा तो ध्यान रखिए, आपको हमने अभी कहा कि लेंस में एक गुण होता है कि प्रकाश हमेशा मोटा भाग, यानी जिधर लेंस का मतलब मात्रा ज्यादा है उधर की ओर ज्यादा भागता है। तो जब आप प्रकाश को यहाँ घुमाएंगे तो देखेंगे कि ये हमेशा भागेगा इस दिशा की ओर, क्योंकि इधर ही ना लेंस का भाग ज्यादा है, यानी कि मात्रा ज्यादा है, ये अभिलंब की ओर ऐसे भाग गए। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हमने आपको ऐसे बताया। उसके बाद देखिए, अगर प्रकाश को हम यहाँ से गुजारेंगे, यहीं से कांच से गुजारेंगे यहाँ से, तो ये ऐसे छितर जाएगा, अपने स्थान पर ना आकर के वो इस तरह से भागेगा। तो इसको आप एक और तरह से कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक कांच हमने हवा में ले लिया है, क्या है? हवा है, और यहाँ हमने एक कांच ले लिया है और एक अभिलंब आप खींच लीजिए नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल है, ये है हवा और ये है कांच। ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। तो आप देखिए कि जब प्रकाश ऐसे गुजर रही है तो यह इसको ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा? ऐसे मुड़ेगा। देखिए ऐसे ही मुड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, जब इसको ऐसे मुड़ना चाहिए था तो अब ये क्या करेगा? इसको ऐसे चले जाना चाहिए था, क्योंकि अब सघन से विरल में आ रहा है। तो अब यहाँ पर एक और लंब बनाइए और ये तो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो अब आकर बनाते हैं तो ये क्या करेगा? ऐसे मुड़ जाएगा। बात समझ गए? इससे दूर भाग जाएगा इस तरह से। तो क्या होगा? ऐसे आएगा, ऐसे मुड़ेगा, अब फिर ऐसे चला जाएगा। यानी हमने यहाँ पर हवा, कांच और हवा के बीच एक ही प्रकाश को दिखाया है कि किस तरह से प्रकाश जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और फिर जब कांच को पास करके हवा में जाएगा तो फिर यह इससे विचलित हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। इसी पर जो है अपवर्तन के ही नियम पर देखिए दो तरह का नियम हमने यहाँ लिखा है, आप उसको देखिए। रूल फर्स्ट में हमने लिखा है कि जो आपतित किरण है, आपतित मतलब आने वाली किरण, जिसको इंसिडेंट रेज हम लोग बोलते हैं, आने वाली किरण, और अपवर्तित मतलब रिफ्रैक्टेड रेज जो होता है, और जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होता है, यानी यही तल में होगा। ठीक है, रूल फर्स्ट। और इसी पर अपवर्तन के ही नियम पर स्नेल का नियम भी आता है, जिसमें कहता है आपतन कोण की जिया। ये कहता है क्या है? आपतन कोण की जिया, वो देखिए। स्नेल कहता है कि ये जो है, देखिए, ये जो आपने खींचा,
और ये जो आपने देखा ऐसे करते हुए, और ये जो आपने आई दिया और यहाँ जो आपने आर दिया है, कहता है इन दोनों की यानी साइन, इसको कहता है इसकी साइन और इसकी साइन का जो अनुपात होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा यानी नियत हो जाएगा, यानी साइन आई बटे साइन आर, ठीक है ना, बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही हमने यहाँ पर लिखा है कि स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का जो अनुपात है वह विशिष्ट तरंगदैर्घ्य की प्रकाश के लिए नियतांक होता है, मतलब यह नियतांक है। अब इसी पर हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं, किसी भी चीज का अपवर्तनांक हम लोग इसी पर निकालते हैं। जैसे कि दो माध्यम है, जैसे हवा का अपवर्तनांक कुछ और होता है और कांच का अपवर्तनांक कुछ और होता है, तो किस तरह से इस पर अपवर्तनांक निकालेंगे, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ हमने देखा कि स्नेल का जो नियम अभी हमने देखा कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो उसी को हमने यहाँ से आगे बढ़ाया है, जिसमें साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू टू बटे म्यू वन। याद रखिए, इसको म्यू पढ़ेंगे और ये किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक देगा। अपवर्तनांक का मतलब उसका डेंसिटी से समझ सकते हैं कि जो प्रकाश जितना सघन होगा उसमें प्रकाश उतना ही ज्यादा मुड़ेगा, ठीक है। तो ये दिखाता है कि आखिर प्रकाश किसमें कैसे मुड़ेगा, वही इसका अपवर्तनांक है, उसी का अनुपात है, और इक्वल टू कांस्टेंट होगा म्यू टू बटे म्यू वन, यानी पहला माध्यम का अपवर्तनांक अब बटे दूसरे माध्यम का अपवर्तन। ये वाला जो है पहला माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसी को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, तो म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, ये एक फॉर्म हो गया, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ रखिए कि म्यू बराबर क्या होता है, हमने यहाँ लिखा है म्यू बराबर हवा में प्रकाश का वेग, इसका तुलना हमेशा हवा से करेंगे, हवा में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ हवा है और यहाँ पर हमने कांच रखा है, ये क्या है, कांच है, तो और यहाँ हवा है, तो प्रकाश जब चलेगी इससे तो दोनों माध्यम में तो उसका चाल एक जैसा रहेगा नहीं, तो इसीलिए कि हवा में प्रकाश का चाल क्या है और कांच में प्रकाश का चाल क्या है, अगर दोनों का अनुपात बना देंगे तो वही कहलाएगा उसका अपवर्तनांक, ठीक है ना। ये किसका अपवर्तनांक कहलाएगा, इस कांच का अपवर्तनांक कहलाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए हम पानी रख देंगे, यहाँ पानी लिख देंगे और यहाँ हवा रख देंगे, तो पानी का अगर अपवर्तनांक निकालना होगा तो हवा में प्रकाश का वेग क्या है अब बटे पानी में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, तो वो निकल जाएगा हमको पानी का अपवर्तनांक। याद रखिए, कांच का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश का वेग अब बटे कांच में प्रकाश का वेग। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, या फिर याद रख सकते हैं, इसको कोई बड़ा चीज नहीं है। फिर पानी का या जल का पानी का अपवर्तनांक अगर निकालेंगे क्या होगा, हवा में प्रकाश का वेग अब बटे कांच में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश का वेग, ठीक है। और अगर तीनों माध्यम को आप एक साथ सटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तब इसमें इससे भाग दे दीजिएगा, तब कांच में इसमें अगर पानी है, यहाँ पर जो है पानी लिख दीजिए, ठीक है ना, यहाँ आप पानी लिख दीजिए। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा हम लोग चूँकि ये भी जो क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, ये भी अपवर्तन के ही नियम पर काम करता है।
तो चलिए देखते हैं ये है क्या, आखिर ये क्रांतिक कोण क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, दोनों। जैसा कि अभी आपने तुरंत पढ़ा है कि अपवर्तन में आपने पढ़ा कि यह एक डिवाइडर लिए हैं जो मीडियन को दो भागों में बांट दे रहा है। तो ये जो है ये है सघन माध्यम, क्या है, सघन, और ये क्या है, विरल, और इसको आप मान लीजिए अभिलंब यानी नॉर्मल है। अगर ये प्रकाश इस तरह से गुजर रही है, आपतित हो रही है, तो यह निश्चित रूप से ऐसे मुड़ेगा जब यह सघन होगा, लेकिन ये भागेगा क्योंकि ये क्या है, विरल है। तो विरल में ये क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है। तो अभिलंब से दूर भागता है तो यह अगर सब तरह का मतलब कि ये मीडियन होता है, कहता है कि अगर ये आपतित किरण इतना दूर भागे कि इसके बीच 90 डिग्री का कोण बने और ये ऐसे चला जाए, ध्यान रखिए, यानी ये 90 डिग्री बने क्या, आर, और ये क्या है, आई। तो कहता है कि जब ये आर बराबर 90 डिग्री हो जाता है तब इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। बात समझ गए, जब ये इसी लाइन के पैरेलल चल जाएगा, यानी इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, तब उसको बोलेंगे क्रांतिक कोण। लेकिन देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब ये आपका विरल सघन है और ये क्या है, विरल है। अगर ये आपतित किरण इतना दूर भागे कि यह आए और ऐसे चला जाए, ध्यान दीजिए, ये क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, अपवर्तित किरण, ये गुजर रही है। ये इतना भाग जाए कि इसमें आर मतलब कि जो आर का मान होगा वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, तब इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसमें दो पॉइंट को याद रखिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसका उदाहरण है, जैसे कि रेगिस्तान में मरीचिका देखते होंगे, यानी कि रेगिस्तान में जब आप चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दूर कहीं समुद्र दिख रहा है, या आजकल गर्मी के समय में अगर आप रोड पर चलेंगे तो लगेगा कि रोड पर किसी ने पानी फेंक दिया है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, और अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मृग मरीचिका या मरीचिका किस कारण से होता है, तो वहां आप आंसर देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिक तथा बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। फिलहाल आप याद रखेंगे इस चीज़ को, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और उस पर जब हम लोग तरंगदैर्घ्य पढ़ेंगे तब वहाँ जा कर के लाल रंग और हरा रंग पर किस तरह से होता है वहाँ हम लोग करेंगे, क्योंकि अपवर्तनांक पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिस दिन, तो उस दिन अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य दोनों को समझाते हुए हम लोग, चूँकि वो वीडियो सबसे स्पेशल होगा ताकि और भी आप बेहतर उस चीज़ को समझ सकते हैं। आज इतना पढ़ने के बाद हम लोग आगे फिर इसमें बहुत सारी अपवर्तन से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं, लेंस में भी बहुत कुछ हम लोग को जानना है। इस वीडियो को फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आपके लिए लाएंगे। तब तक आप पढ़िए, एंजॉय करिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।